आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल द ज्यूरिस्टिक अप्रोच में। पिछले चैनल में मैंने वेलकम वीडियो डाला था, उसमें ये बताया था कि मैं दंड प्रक्रिया संहिता द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पर जल्दी एक इंट्रोडक्टिव वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्टिव वीडियो उपलब्ध कराया था पिछली बार, लेकिन कुछ उसमें आवाज़ का इशू रहा और कुछ प्रकाश संबंधी समस्याएं भी रही। इनको दूर करने का मैंने प्रयास किया है। मुझे आशा है कि इस बार आपको मेरी पूरी आवाज़ साफ तौर पे सुनाई पड़ेगी और साथ ही साथ मैं कुछ बड़े अक्षरों का प्रयोग भी करने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपको बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ों को देखने में आसानी हो। चलिए प्रारंभ करते हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का इंट्रोडक्टिव वीडियो है। अभी सेक्शंस प्रारंभ नहीं होंगे, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के रूप में आपको बताया जाएगा। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर प्रारंभ करने से पहले इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझते हैं। इस प्रक्रिया का संहिता का उद्भव एवं विकास इस प्रकार से हुआ। आप सभी को 1857 की क्रांति के विषय में तो बखूबी पता ही होगा, जब ईस्ट इंडिया का कंपनी का भारत पर राज था। 1857 की क्रांति के पश्चात ईस्ट इंडिया की कंपनी के हाथों से जब सत्ता का हस्तांतरण ब्रिटिश क्राउन के हाथों में हो जाता है, तब सारा संचालन भारत में सीधे तौर पर ब्रिटिश क्राउन के द्वारा यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा किया जाना प्रारंभ कर दिया गया। उन दशकों में भारत में बहुत सारे विधि संगत विकास हुए, जिनमें भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता एवं अन्य विषय भी इनैक्ट किए गए। उनमें से 1973 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसी समय से प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद द्वारा 1882 में एक कंप्लीट एक्ट 1882 में एक कंप्लीट एक्ट पारित किया गया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के संबंध में। उसके बाद कुछ खामियों के चलते इसे 1898 में अमेंड किया गया। ये काफी हद तक प्रभावी रहा। 1898 का एक्ट 1898 के एक्ट को दो बार 1898 के एक्ट को दो बार संशोधन किया गया। पहला संशोधन 1923 में किया गया, जो ब्रिटिशर्स द्वारा ही किया गया था। और दूसरा संशोधन भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1955 में किया गया। ये भारतीय सरकार द्वारा किया गया। 1955 का जो संशोधन था, इसका मुख्य उद्देश्य क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1998 को सिंप्लीफाई करना और स्पीडी ट्रायल प्रोवाइड करना। ये दो मुख्य बिंदु थे जो 1955 में संशोधित किए गए कि सरलीकरण किया जाए प्रक्रिया संहिता का और एक स्पीडी ट्रायल किया जाए, शीघ्र सुनवाई की जा सके, शीघ्र विचारण किया जा सके। उसके बाद 1955 के बाद यह महसूस किया गया कि एक कंप्लीट एक्ट फिर पुनः गठित किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने विधि आयोग को यह आग्रह किया कि आप एक कंप्लीट कोड का प्रारूप तैयार करें, जिससे कि भारत को अपना स्वयं का एक आपराधिक प्रक्रिया संहिता प्राप्त हो सके।
1961 में लॉ कमीशन गठित होता है। ये लॉ कमीशन 1969 में अपनी 41th लॉ रिपोर्ट सरकार को सौंपता है और दंड प्रक्रिया संहिता का संपूर्ण प्रारूप बनाकर तैयार कर सरकार को सौंप दिया गया और 1969 में तैयार हो गया। कि लागू कब हुआ और इसकी एसेंट कब प्राप्त हुई, ये भी जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। 1973 के जो एक्ट की एसेंट है प्रेसिडेंट के द्वारा और इन्फोर्समेंट दो अलग अलग दिनांक हैं, दो अलग अलग डेटें हैं। एसेंट कब मिली और दूसरा ये लागू कब किया गया। 25 जनवरी 1974 को प्रेसिडेंट की एसेंट प्राप्त हो जाती है और फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1974 को संपूर्ण भारत पर एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 पूर्ण रूप से लागू हो गया। किसी भी एक्ट में हर समयावधि में कुछ न कुछ परिवर्तन आवश्यक होते हैं। इसी के चलते दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में भी एक बृहद संशोधन वर्ष 2013 में कब किया गया, वर्ष 2013 में। इसके पूर्व में भी कुछ संशोधन हुए हैं, लेकिन एक बृहद संशोधन 2013 में जस्टिस वर्मा कमेटी की अनुशंसा पर। किसकी? ईयर क्या था? 2013। किस कमेटी के आधार पर ये संशोधन किए गए? जस्टिस वर्मा कमेटी के अनुशंसा के आधार पर वर्ष 2013 में बहुत बृहद संशोधन किए गए। इसी बीच इस समय एक दिल्ली में एक विभत्स कांड का घटित होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा, जिसे हम निर्भया कांड के नाम से जानते हैं। इसके बाद भारत में लैंगिक अपराधों के संबंध में जो संशोधन 2013 में किए गए, आईपीसी भी बहुत बृहद बदलाव किए गए। धारा 375, धारा 354, साथ साथ में दंड प्रक्रिया संहिता में 173 में और बहुत सारे जगहों पर बृहद रूप से वर्ष 2013 में जस्टिस वर्मा कमेटी के आधार पर लैंगिक अपराधों के संबंध में संशोधन किए जाते हैं। उसके पश्चात अभी तक दंड प्रक्रिया संहिता संपूर्ण भारत में तो लागू थी, किंतु जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर, जैसा कि आप धारा 1 में देखेंगे, वहां जम्मू एंड कश्मीर राज्य को छोड़ा गया है। एक्ट आता है जम्मू एंड कश्मीर री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये एक्ट कब आया? 2019 में ये एक्ट आया। इनकी इस
एक्ट की इन्फोर्समेंट डेट क्या है? 31 अक्टूबर 2019। इस एक्ट के आने के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दो दिया गया था, वो समाप्त कर दिया गया। अब इस एक्ट के आने के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्ट था, वहां पर भी दंड प्रक्रिया संहिता पूरी तरीके से लागू कर दी गई। किंतु अभी भी नागालैंड और कुछ जनजातीय क्षेत्रों में दंड प्रक्रिया संहिता पूरी तरीके से लागू नहीं की गई है। यहां पर दंड प्रक्रिया संहिता के मात्र 3 अध्याय, अध्याय 8, 9 और 11, ये 3 अध्याय ही लागू हैं। बाकी किसी अध्याय वहां पर बाकी कोई अध्याय लागू नहीं है। 3 अध्याय लागू है वहां पर। दंड प्रक्रिया संहिता में कुल 37 अध्यायों का वर्णन किया गया है और टोटल धाराओं की संख्या 484। तो 37 में ये 3 अध्याय 8, 9 और 11 वहां पर लागू हैं, बाकी कोई अध्याय वहां पर लागू नहीं है। किंतु उसी में एक एक्सेप्शन और दिया गया है कि अगर वहां की स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन जारी करके जरिए नोटिफिकेशन अन्य अध्यायों को भी वहां पर लागू कर सकती है। लेकिन उसकी कुछ शर्तें भी दी गई हैं, वो जब मैं धारा 1 से प्रारंभ करूंगा तो उन शर्तों को भी आपको बताऊंगा, किन किन शर्तों के अधीन ही स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करके अन्य अध्यायों को वहां पर लागू कर सकती है। अभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के संबंध में हम देख रहे थे। तो अब आपने देखा 1882 से सफर प्रारंभ होता है और 1973 तक आता है। 1 अप्रैल 1974 को संपूर्ण प्रारूप दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का हमारे सामने आता है, जो वर्तमान समय में संपूर्ण भारत पर लागू है और काफ़ी अच्छा प्रोसीजर एक्ट है हमारा। समय समय पर बदलाव की आवश्यकता जो महसूस होती है, वो सरकारें लॉ कमेटी की अनुशंसाओं पर आधारित होकर उसमें अमेंड किया करती है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को के बाद अब हम देखें कि किसी भी एक्ट के पारित होने के पीछे उसका कुछ उद्देश्य होता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। किन उद्देश्यों से इस दंड प्रक्रिया संहिता की हमें आवश्यकता हुई, दंड प्रक्रिया संहिता के क्या ऑब्जेक्ट्स थे, क्या उद्देश्य थे। किसी भी कानून के लिए कोई उद्देश्य हो गया, कोई आवश्यकता होगी, तभी वो कानून लाया जाएगा। अब इसके उद्देश्य के संबंध में हम ये कह सकते हैं, द लॉ ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ क्या? अब क्रिमिनल लॉ में आप क्या देखेंगे? आईपीसी है। आईपीसी एक सब्सटेंटिव लॉ है जो अपराधों को बताती है, अपराधों को परिभाषित करती है, उनके दंड के विषय में बताती है। लेकिन इस आईपीसी को लागू कैसे किया जाएगा, उन दंड जो अपराध बताए गए हैं उनको एप्लीकेबल कैसे किया जाएगा, उसके लिए आवश्यकता किसकी होगी? हमें सीआरपीसी की आवश्यकता होगी। आईपीसी का ड्राफ्ट और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का ड्राफ्ट, दोनों ही ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? लॉर्ड
थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। आईपीसी और सीआरपीसी दोनों के ही ड्राफ्ट लॉर्ड मैकॉले द्वारा तैयार किए गए थे। आईपीसी 1860 में बनकर तैयार हो गई थी। उसके पूर्व भी दंड प्रक्रिया संहिता अस्तित्व में थी, लेकिन वो कुछ ही क्षेत्रों पर लागू कर रही थी। 1882 में पूर्ण रूप से भारत पर लागू हुई। मैकॉले साहब ने इसको ड्राफ्ट किया था। अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे कि क्या ऑब्जेक्ट है। यदि प्रक्रिया नहीं होगी तो कैसा भी अपराध हो, कैसा भी दंड हो, उसका भय समाज में नहीं होगा। जब अपराधी को यह भय होगा कि मुझे दंड ये प्राप्त भी होगा, मुझे एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तभी वो दंड से डरेगा। और जो सब्सटेंटिव लॉ है उसका प्रभाव लागू हो पाएगा। सब्सटेंटिव लॉ के प्रभाव को लागू करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? प्रोसीजरल लॉ की आवश्यकता होती है कि किन प्रक्रियाओं से ये सब्सटेंटिव लॉ मीन्स। अब यहाँ पर थोड़ा उदाहरण तौर समझते रहेंगे। हम आईपीसी और सीआरपीसी को सिर्फ उदाहरण के तौर पर रख रहे हैं। कैसे आईपीसी में परिभाषित दंड, परिभाषित अपराध अगर कर दिया गया है तो उसके के लिए क्या निश्चित प्रक्रियाएं होंगी, कैसे अभियुक्त को दंड दिया जाएगा, उसका विचारण कैसे होगा, उसकी विवेचना कैसे होगी, उसकी जांच कैसे होगी, कैसे प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की जाएगी, उसके बाद क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी। ये बहुत सारी चीजें कहां पर हमें बताई गई हैं? सीआरपीसी में बताई गई है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट हम रहा है टू डिटरमाइन द गिल्ट और इनोसेंस। कोई अपराधी दोषी है या निर्दोष है, ये हम कैसे जान पाएंगे जब तक कि उसको हम एक निश्चित प्रक्रिया से गुजारेंगे नहीं। ये एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है। दूसरा ऑब्जेक्ट है टू ट्राई क्रिमिनल केसेस। आपराधिक विचारण कैसे चलेगा, उसके संबंध में प्रक्रिया कहां पर दी गई है? सीआरपीसी में दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आपराधिक प्रक्रिया कैसे चलेगी, क्रिमिनल ट्रायल कैसे चलेगा, और लास्ट में कैसे एक अपराधी को कैसे पनिश किया जाएगा, कैसे पनिश किया जा सकता है किसे? एक ऑफेंडर को। इस ऑफेंडर को कैसे पनिश किया जाएगा, इसकी प्रक्रिया, इसका उद्देश्य, यही दंड प्रक्रिया संहिता का उद्देश्य है कि किसी व्यक्ति को यह पता लगाना निश्चित प्रक्रियाओं के तहत कि वह दोषी है या निर्दोष है, आपराधिक विचारण चलाना और दोषी को दंड दिया जाना। दंड प्रक्रिया संहिता को पढ़ने से हमें ये महसूस होता है, ये पता चलता है कि ये एक प्रोसीजरल लॉ है। लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता में बहुत सारी जगहें सब्सटेंटिव लॉ की भी हैं। जब
एग्जाम में यह प्रश्न आएगा कि दंड प्रक्रिया संहिता कैसा कानून है, तो वहां पर क्या टिक करना है, ये एक प्रोसीजरल लॉ है। लेकिन कुछ प्रावधान इसके सब्सटेंटिव लॉ के भी हैं। मेंटेनेंस का लॉ, धारा 125 से लेकर 128 तक। दूसरी चीज है प्रिवेंटिव मेजर्स जो दिए गए हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स दिए गए हैं कि अपराध होने के पहले भी दंड प्रक्रिया संहिता कुछ चीजों को हमें बताती है। जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकार में होता है, यह प्रक्रिया 106 से लेकर 153 तक में दी गई है। बीच में 125 से 128 तक बच्चों, माता पिता एवं पत्नी के भरण पोषण के संबंध में कानून बनाया गया है। तो सतही तौर पे तो इसको हम सब्सटेंटिव लॉ नहीं कह सकते, ये एक प्रोसीजरल लॉ है, किंतु कहीं कहीं पर कुछ जगहों पर इसमें सब्सटेंटिव लॉ के लक्षण भी हमें दिखाई देते हैं। अब दंड प्रक्रिया संहिता का एक सतही तौर पे अगर देखने से हमें ये पता चलता है कि इसमें कुल अध्यायों की संख्या कितनी है, 37। इट कंटेन्स टोटल 37 चैप्टर्स एंड 37 अध्यायों में कुल धाराओं की संख्या कितनी है, 484 सेक्शंस में डिवाइडेड है ये 37 अध्याय। साथ ही साथ इन धाराओं के अतिरिक्त हमने प्रोसीजर लॉ में हमें 2 शेड्यूल भी देखने हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण शेड्यूल हैं, जिनके बिना कहीं ना कहीं सीआरपीसी अधूरी है। अब ये फर्स्ट शेड्यूल में और सेकेंड शेड्यूल में किन बातों का वर्णन किया गया है, इसकी क्या आवश्यकता है, ये शेड्यूल क्यों बनाए गए, ये देखना बहुत आवश्यक होगा। फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल का पहला खंड है। फर्स्ट शेड्यूल में 2 खंड है। पहला खंड क्या बताता है हमें, ऑफेंसेस अंडर द आईपीसी, भारतीय दंड संहिता में जो अपराध बताए गए हैं उनके संबंध में फर्स्ट शेड्यूल का पहला खंड हमें बताता है। ऑफेंसेस अंडर आईपीसी, इसमें कॉलम्स दिए गए हैं। इन कॉलम्स में क्या क्या दिया गया है, टोटल कॉलम्स की संख्या 6 है। 1 2 3 4, जगह कम पड़ेगी, मुझे आशा है कि आप मेरी आवाज भली भांति सुन पा रहे होंगे। 6 कॉलम्स दिए गए हैं। आप देखेंगे ऐसे कॉलम्स बने हुए हैं।
यहाँ पर हेडिंग बनी हुई है। पहले कॉलम में क्या है? धारा बताई गई है। कौन सी धारा बताई गई है? परिभाषित धारा नहीं, दंडनीय धारा बताई गई है। किसी अपराध में जो दंड की पर धारा है, उस धाराओं का यहां पर विवरण आपको मिलेगा। जैसे कि मर्डर, हत्या, कहां परिभाषित है? 300 में। लेकिन इसका दंड कहां पर है? ये पनिश कहां किया गया है? इसका पनिशमेंट कहां है? पनिशमेंट कहां है? ये 302 में है। तो यहां पे आपको सेक्शन 300 नहीं मिलेगा। जब भी आप देखेंगे तो यहां पे आपको धारा 302 लिखी हुई मिलेगी। डिफिनीशन की धारा नहीं है वो, जो पनिशमेंट की धारा है, जिसमें पनिशमेंट प्रोवाइडेड है, उन धाराओं को ही इसमें दर्शित किया गया है। उसका कारण भी आपको मैं बताऊंगा कि उन्हीं धाराओं को यहाँ पे क्यों बताया गया है। दूसरी धारा में क्या बताया गया है? ऑफेंस। दूसरे कॉलम में। तीसरे कॉलम में पनिशमेंट। आप लोग साथ साथ फर्स्ट शेड्यूल खोल लेंगे तो आपको ऐसा ही वहां पे देखने को मिलेगा। अब बैरेट और नोटबुक साथ में रखेंगे तो मेरे साथ साथ आपको भी काफ़ी आसानी होगी पढ़ने में। तीसरे कॉलम में क्या बताया गया है? पनिशमेंट बताया गया है। चौथे कॉलम में क्या बताया गया है? नेचर ऑफ द ऑफेंस क्या होगा। कॉग्निजेबल है ये या नॉन कॉग्निजेबल है। जो अपराध यहाँ पर बताया गया है उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, वो संज्ञेय प्रकृति का है या असंज्ञेय प्रकृति का है, वो यहाँ पे आपको नीचे बताया जाएगा। पांचवें कॉलम में ये बताया गया है यह अपराध जमानतीय होगा या अजमानतीय होगा। ये बताया गया है अपराध जमानतीय होगा या अजमानतीय होगा। दो प्रकृति उसकी बताई गई कि वो संज्ञेय होगा या असंज्ञेय होगा, जमानतीय होगा या अजमानतीय होगा। छठवां महत्वपूर्ण खंड यह बताता है कि किस न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। बाय व्हाट कोर्ट? ट्राइबल। किस न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा? आगामी लेक्चर्स में आप जब देखेंगे दंड न्यायालयों का गठन धारा 6 में बताया गया है, वहां पर बताए गए हैं कौन कौन से दंड न्यायालय होंगे। उन्हीं में से किस न्यायालय द्वारा? कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा दंडित ट्राइबल होगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा ट्राइबल होगा या एनी मजिस्ट्रेट द्वारा ट्राइबल होगा। ये चीज आपको देखनी। उदाहरण के तौर पर धारा 302 ऑफेंस क्या है? मर्डर। आप लोग फर्स्ट शेड्यूल खोल लीजिए, उसमें धारा 302 देख लीजिए क्या लिखा हुआ है उसमें। पनिशमेंट क्या है? डेथ पेनल्टी है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। मृत्युदंड है या आजीवन कारावास है।
दो ही दंड बताए गए हैं धारा 302 के लिए, हत्या के लिए, या तो दोषी को डेथ पेनल्टी दी जाएगी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। इसके अलावा तीसरा कोई दंड उसको नहीं दिया जा सकता। अब इस अपराध की प्रकृति कैसी है, क्या अपराध संज्ञेय प्रकृति का है या असंज्ञेय प्रकृति का है? तो आप वहां देखेंगे लिखा हुआ है कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये संज्ञेय प्रकृति का अपराध है। धारा 2 में बहुत सारी तथ्यों का ब्यौरा दिया गया है। जब धारा 2 हम प्रारंभ करेंगे तो अपराध संज्ञेय है क्या, संज्ञेय क्या होता है, संज्ञेय क्या होता है, जमानती क्या होता है, बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। और 5वें खंड में क्या बताया गया है कि यह अपराध कैसा होगा, नॉन वेलेबल होगा। और 6वें स्तंभ में कॉलम में क्या बताया गया है, इसका ट्राई कौन करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा। ये उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया जितने भी अपराध पनिशेबल हैं कहां पर, फर्स्ट शेड्यूल के पहले खंड में अपराध आईपीसी के ऑफेंसेस अंडर आईपीसी जितने भी अपराध हैं उनके सेक्शंस पनिशमेंट वाले, उसमें क्या अपराध है, उसमें क्या पनिशमेंट है, उसकी प्रकृति कैसी है और किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है, ये आपको फर्स्ट शेड्यूल का पहला खंड आपको बताता है। दूसरा खंड दंड प्रक्रिया संहिता सिर्फ भारतीय दंड संहिता के लिए ही नहीं बनाई गई है, अन्य माइनर एक्ट्स जो लागू किए गए हैं उनके संबंध में भी ये प्रक्रिया बताती है, जब तक कि उसमें स्पेशली कोई प्रक्रिया प्रोवाइडेड ना हो। आप फर्स्ट शेड्यूल का दूसरा खंड देखेंगे, ये अन्य माइनर एक्ट के संबंध में बताएगा, जैसे कि आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट, बहुत सारे एक्ट हैं जिनके संबंध में हमें फर्स्ट शेड्यूल का सेकेंड खंड देखना पड़ेगा, क्योंकि उनमें क्या बताया गया है। चार स्तंभ इसमें दिए गए हैं, टोटल कॉलम्स कितने दिए गए हैं, 4। पहला कॉलम क्या बताता है, यदि कोई अपराध मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय होगा। कोई अपराध कैसा होगा, उसमें क्या दिया जा सकता है, क्या पनिशमेंट है, डेथ पनिशमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या मोर देन 7 ईयर्स पनिशमेंट दिया गया है। तो उस अपराध की प्रकृति क्या होगी, वो किस प्रकृति का अपराध होगा, वह कॉग्निजेबल होगा, नॉन वेलेबल होगा, और उसका विचारण किसके द्वारा किया जाएगा,
कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा दिया जाएगा। किन अपराधों का? जिसमें डेथ पेनल्टी दी गई है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, या 7 वर्ष से अधिक की सजा बताई गई है। दूसरा, यदि उस अपराध में 7 वर्ष से अधिक की 3 वर्ष से अधिक एवं 7 वर्ष से कम की सजा दी गई है। मोर देन 3 years अप टू 7 years। 7 वर्ष तक, 7 वर्ष से अधिक के अपराधों के संबंध में पहले में बता दिया गया उसकी प्रकृति कैसे होगी। अब दूसरे में बात आई, यदि अपराध 3 वर्ष से अधिक है किंतु 7 वर्ष तक का ही है, तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? वो भी कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा, और किसके द्वारा विचारणीय हो जाएगा? मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा वह विचारणीय होगा। तीसरे में, यदि उसमें दंड 3 वर्ष से कम का है, 3 वर्ष तक का है, अप टू 3 years, 3 वर्ष तक का दंड है, या वह केवल जुर्माने से दंडनीय है। 3 वर्ष तक के अपराध, 3 वर्ष से 7 वर्ष के तक के अपराध, या 7 वर्ष से ऊपर के अपराध, तीनों श्रेणी आपको, या केवल जुर्माना। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? ये नॉन कॉग्निजेबल होगा। जमानती होगा। और किसके बाद ट्राइबल होगा? एनी मजिस्ट्रेट। इतना ही फर्स्ट शेड्यूल के दूसरे खंड में बताया गया है। आप एक बार देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत ही कोई गूढ़ विषय नहीं है ये, कि आपको इसको समझने में बहुत ही कोई विशेष दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर फर्स्ट शेड्यूल आपका समाप्त हो जाता है। अब आती है बात सेकंड शेड्यूल्स की। सेकंड शेड्यूल में सिर्फ फॉर्म्स दिए गए हैं। फॉर्म नंबर 1 से लेकर 56 तक के फॉर्म दिए गए हैं। ये सिर्फ प्रारूप है, ये बताता है कि न्यायालय से जो जारी समन होंगे उनका प्रारूप क्या होगा, कुर्की का प्रारूप क्या होगा, उद्घोषणा का प्रारूप क्या होगा, बंधपत्र का प्रारूप क्या होगा, जमानतनामा का प्रारूप क्या होगा। इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तक किसी एग्जाम में इस तरह सेकेंड शेड्यूल से, फॉर्म से बहुत ही कम ही प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर भी आप जानकारी के लिए बहुत आवश्यक है कि किसी भी चीज़ का प्रारूप कैसा होगा। तो 1 से लेकर 56 तक के प्रारूप सेकेंड शेड्यूल में दिए गए हैं। आप आवश्यकता अनुसार उन प्रारूप को देखिए और उसको आप बना सकते हैं। ये रहा
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का एक इंट्रोडक्टिव वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो से हम सेक्शन 1 से 1 एंड 2 एक लेक्चर में इन दो धाराओं को कवर अप करेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1 और धारा 2। धारा 2 एक परिभाषा खंड है और धारा 1 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट की बात करता है। तो सेकेंड वीडियो सुनने से पहले यदि एक बार आप धारा 1 और धारा 2 को सतही तौर पर पढ़ लीजिए, बाकी मैं पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा धारा 2 के संबंध में। ये जो परिभाषा खंड है धारा 2 में, इसका जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है, अन्यथा पूरी सीआरपीसी पढ़ने में आपको हमेशा समस्याएं आती रहेंगी। अभी मैंने आपको फर्स्ट शेड्यूल में अभी एक 2-3 शब्दावली जैसे मैंने आपको बताई, कॉग्निजेबल। आपके दिमाग में आएगी कॉग्निजेबल क्या है, संज्ञेय क्या है, बिलेबल क्या होता है, कंप्लेंट क्या होता है, विक्टिम क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या है, इंक्वायरी क्या है, ट्रायल क्या है। ये बहुत सारी शब्दावलियां हैं धारा 2 में, परिभाषा खंड में इनको समझाया गया है। आप इन सभी शब्दावलियों को जब समझ जाएंगे, इनकी परिभाषा समझ जाएंगे, इनका क्या अर्थ होता है, तो आपको दंड प्रक्रिया संहिता समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम धारा 1 और धारा 2 को पूरी तरीके से कवर करेंगे। आप लोग बेरट साथ में जरूर रखें, साथ में एक नोटबुक रखें। जो भी चीज़ें आपको लगती है कि हमें नोट डाउन करना चाहिए, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। रिवाइज करते समय आपके लिए वो महत्वपूर्ण होगी। केस लॉ को भी हम बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर रहे हैं, जैसे जैसे आवश्यकता महसूस होगी केस लॉ को भी हम इसमें कवर करते चलेंगे। बाकी आप लोग और क्या सुझाव हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं। मैं यथासंभव आप लोगों का समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास करूंगा। या आप कमेंट बॉक्स के अतिरिक्त मुझे व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज लिख सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं, अपने सुझाव बता सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है। 10 से 5 के बीच में आप मैसेज ना करें, उसमें न्यायालय में हम लोग व्यस्त रहते हैं। यथासंभव आप शाम के समय मैसेज करिए, जो सुझाव हैं सुझाव भेजिए, जो प्रश्न हैं प्रश्न भेजिए। मैं उन्हें सुलझाने का और लेक्चर को और अच्छा बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में धारा 1 और 2 को आप सतही तौर पर बेरेट में देख लीजिएगा। फिर मैं 1 और 2 आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद।